Recording is on. शेयरिंग। तो कैश और मतलब कैश फ्लोज का पहले देखते हैं। कैश को हम रेफर करते हैं अकाउंटिंग के अंदर वो वाली सारी चीज़ें जो ना कैश के अंदर भी आती हैं और कैश के इक्विवेलेंट जो भी होती हैं, लाइक के जो कैश के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी चेंज हो सकती हैं। कि कैश के इक्विवेलेंट व ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जैसे जो हमारे बैंक के अंदर जो भी पैसे पड़े सेविंग्स अकाउंट के अंदर हों या फिर वो करंट अकाउंट के अंदर हों, या सेविंग्स अकाउंट के अंदर भी हों, वो हम मतलब फ़ौरन ही तकरीबन निकलवा सकते हैं ना वो पैसे। सेविंग्स वाले भी हम थोड़ा-सा मतलब कि उन्हें नोटिस देकर हम निकलवा सकते हैं। और जैसे हमारे पास ट्रेड पेएबल या रिसीवेबल वगैरह होते हैं, ये सारे कैश के अंदर ही आते हैं, मतलब कैश इक्विवेलेंट वगैरह ही होते हैं। और कैश का हमारी ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर प्रॉफ़िट से ज़्यादा कैश का मतलब कि रोल होता है। अगर आपके पास कैश ही नहीं होगा तो आपकी ऑर्गेनाइज़ेशन या बिज़नेस वगैरह तो बैंकरप्ट हो जाएगा ना, अगर आपके पास कैश ही नहीं होगा। चाहे आप एसपीएल के अंदर जितना मर्ज़ी प्रॉफ़िट चाहे मिलियंस के अंदर शो कर रहे हो, तो कैश नहीं होगा तो आपकी जो भी बिज़नेस है वो बैंकरप्ट हो जाएगा। तो इसलिए कि कैश की ये इम्पोर्टेंस है। और वर्किंग कैपिटल ये होता है कि जो जितना पैसा आपको चाहिए कि अपना जो कैपिटल की अमाउंट है ना, उसे रीगेन करने के लिए कितना मतलब कैपिटल कितना चाहिए कि आपको अपना ऑपरेट करने के लिए डेली के ऑपरेशंस को निकालने के लिए जिस तरह कितना कैपिटल आपको चाहिए। इसके लिए इसका फ़ॉर्मूला होता है कि जो इन्वेंट्री की जो वैल्यू होती है वो होती है और ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू होती है, और इसके अंदर से माइनस कर देते होते हैं ट्रेड पेएबल को। कि मतलब वो वाली सारी अमाउंट्स के फॉर एग्ज़ाम्पल हमें कई मर्तबा ट्रेड पेएबल को जल्दी पे कर देना पड़ता है और ट्रेड रिसीवेबल हमें काफ़ी देर से मिलता है। तो वो वाले जो सारे उससे उस टाइम के अंदर जो भी हमें कैपिटल जितना भी कैश वगैरह चाहिए होता है वो उसे रेफ़र करते हैं हम वर्किंग कैपिटल के साथ। और ये इसका फ़ॉर्मूला होता है वर्किंग कैपिटल इज़ इक्वल टू इन्वेंटरीज़ प्लस ट्रेड रिसीवेबल माइनस ट्रेड पेएबल। और आगे इसका जो कैपिटल वर्किंग कैपिटल जो होता है तो इसका साइकिल मतलब इसके डेज़ के अंदर भी हम कैलकुलेशन कर लेते होते हैं। तो वो इससे होता है कि कितने दिनों के लिए हमने इन्वेंट्री को अपने पास रखा है, और कितने दिनों के लिए हमने अपने पास इन्वेंट्री को रखा है और कितने दिन के बाद हमें क्रेडिट के अंदर हम सेल कर रहे हैं तो हमें कितने दिन के बाद रिसीवेबल हमें पैसे देगा, और जो जित कितने दिन के बाद हम पेएबल को पैसे देंगे। तो दिस इज़ लाइक के 6 दिन अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास इन्वेंट्री पड़ी रहती है हम बाय करने के बाद, 6 दिन वो वाले लगा लो और 3 दिन हमें नहीं 3 दिन नहीं 15 दिन के बाद रिसीवेबल हमें पे करता है। 6 और 15 21 दिन हो गए, और फॉर एग्ज़ाम्पल हमें ना पे करना होता है, हमने पेएबल को हमने पे करना होता है 10 दिन के अंदर, तो उसमें से 10 दिन को माइनस कर देते हैं। मतलब 11 दिन का साइकिल है जिसके लिए हमें 11 दिन के लिए हमें जितनी इन्वेस्टमेंट हमने की है ना, वो 11 दिन के बाद हमें प्रॉफ़िट वग़ैरह देगी, जब वो वाली इन्वेस्टमेंट हमारी 11 दिन के बाद हमारे पास वापस आएगी। तो इसे हम कहते हैं कैपिटल वर्किंग वर्किंग कैपिटल साइकिल। और ये पॉज़िटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ये फ़ॉर्मूला पहले इसका देख लो कि इन्वेंट्री होल्डिंग का पीरियड जितना भी होता है और रिसीवेबल को कलेक्ट करने का पीरियड को जमा करते हैं, और पेएबल्स को जितने टाइम के बाद हमने पेमेंट करनी है तो उसे माइनस कर देते होते हैं। तो ये वर्किंग कैपिटल साइकिल का फ़ॉर्मूला हो जाता है। और नेगेटिव वर्किंग कैपिटल लाइक इस तरह होता है कि आप पेएबल को तो देर से पे कर रहे हो, लेकिन आप फॉर एग्ज़ाम्पल कैश के ऊपर सेल ही नहीं करते। आप 5 दिन के लिए इन्वेंट्री को रखते हो और उसी वक़्त कैश के ऊपर सेल कर देते हो, क्रेडिट पर नहीं करते। और पेएबल से आपने मतलब ट्रेड पेएबल आपने 30 दिन का लिया हुआ है, तो 25 दिन का नेगेटिव वर्किंग साइकिल हो गया। तो ये नेगेटिव भी हो सकता है और पॉज़िटिव भी हो सकता है। अगर नेगेटिव होगा तो ये आपके मतलब कि बिज़नेस के लिए ज़्यादा बेहतर होता है। अगर नेगेटिव भी हो ना, तो मतलब आपको पैसे पहले ही आ रहे हैं, आपने पे भी नहीं किया, आपने 25 दिन के बाद पे करना है, लेकिन आपको पहले ही पैसे मिल गए हैं। तो ये नेगेटिव वर्किंग साइकिल होता है, पॉज़िटिव भी होता है। नेगेटिव यूजुअली सुपरमार्केट्स वगैरह के अंदर होता है। वो जब सप्लायर से पैसे मतलब कि सप्लायर से गुड्स लेती हैं तो उन्हें फ़ौरन पैसे के कैश के अंदर नहीं देती, वो ना क्रेडिट लिमिट ले लेती हैं लाइक 30 दिन का या 60 दिन का। और जब वो 3-4 दिन जितने दिन के लिए भी उनके पास स्टॉक पड़ा रहता है और उसके बाद जब सेल करते हैं तो कैश के ऊपर ही सेल करते होते हैं ना, तो इनका यूजुअली होता है नेगेटिव वर्किंग साइकिल। और ये पॉज़िटिव भी हो सकता है और नेगेटिव पॉज़िटिव का होता है कि आपको इतने दिन के बाद इतने के आपकी पहले वाली इन्वेस्टमेंट आपको वापस मिलेगी, और नेगेटिव का मतलब होता है आपको उससे आपको पे करने से पहले ही आपको रिसीव हो जाता है। क्लियर है इतना? ब्रो क्लियर है?
तो आगे चलते हैं। कैश फ्लो को क्लासिफिकेशन मतलब जब कैश फ्लो की होती है तो फॉर एग्जांपल हमने कैश फ्लो किस तरीके का कैश फ्लो है, लाइक के हमें इनफ्लो हो रहा है जैसे कैश हमें मिल रहा है, या आउटफ्लो हो रहा है तो वो किस किस्म का कैश है। लाइक कि हमें नॉर्मल ऑपरेट करने पर जैसे गुड्स वगैरह सेल करने या परचेज करने के ऊपर मिल रहा है तो वो ऑपरेटिंग साइकिल मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर आता है। लेकिन जैसे हमने अपना नॉन करंट एसेट सेल कर दिया है, हमें मतलब कि बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी, हमने नॉन करंट एसेट सेल कर दिया या फिर हमारे पास कुछ ज़्यादा ही पैसे थे तो हमने नॉन करंट एसेट बाय कर लिया है, वो इन्वेस्टिंग के अंदर आ जाएगा। और तीसरा इन दोनों के अलावा एक और होता है फाइनेंसिंग। ये होता है कि लाइक कि आप बैंक से लोन ले लेते हो, अगर आपको पैसों की ज़रूरत है तो ये बैंक वगैरह से लोन ले लेते हो, और अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं तो आप डिपॉज़िट कर देते हो किसी जगह पर, किसी इन्वेस्टमेंट के अंदर मतलब कि लगा देते हो। और फाइनेंसिंग के अंदर शेयर्स वगैरह भी जो हम शेयर करते हैं, मतलब कंपनीज़ वगैरह जो अपने शेयर देती है स्टेक होल्डर्स को, शेयर होल्डर्स को, और उसके बदले में जो हमें डिविडेंड वगैरह देना पड़ता है, वो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है हमारे सिलेबस के अंदर, लेकिन बस इतना पता हो कि जब हम शेयर्स वगैरह इश्यू करते हैं ना, तो हम उसे साल के बाद या कुछ टाइम के बाद ना डिविडेंड डिविडेंड वगैरह भी देते हैं। ये नेसेसरी तो नहीं होता, लेकिन यूजुअली इसी वजह से लोग बाय करते होते हैं। और इसके अलावा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ और इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग के अलावा एक और भी 2 और भी टाइप्स होती हैं कि ना कि वो वाली जो भी आपको कैश इनफ्लो या आउटफ्लो हो रहा है वो रेगुलरली होता है या फिर मतलब कि कभी-कभार जाकर होता है। कि अगर तो रेगुलरली होता है तो वो 183 भाई कौन हो? भैया इंट्रोडक्शन प्लीज़। छोड़ो। जो रेगुलर होता है लाइक के जो आपका डेली जैसे अगर रेगुलरली फ्रीक्वेंट भी हो सकता है, डेली भी हो सकता है, जहाँ पे काफ़ी टाइम के बाद भी हो, लेकिन रेगुलरली होता रहता है बिज़नेस के अंदर। जैसे आप इन्वेंट्री वगैरह को सेल करते हो वो तो डेली समझ लो हो गई। लेकिन अगर आप फैक्ट्री वगैरह को बाय करते हो या सेल करते हो तो वो भी होता है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल कभी-कभार आपने 2-3 महीनों के बाद ही करना होता है, लेकिन ये कभी-कभार के अंदर नहीं आएगा। ये 2-3 महीनों के बाद आप कर ही देते हो ना सेल, मतलब नया करंट नॉन करंट ऐसे ले लिया जाए, पहले वाले को डिलीट कर दिया अपने बिज़नेस में से, मतलब सेल कर दिया। तो ये नॉन फ्रीक्वेंट भी हो सकते हैं, और लेकिन एक्सेप्शनल वो होते हैं जो आपको अंदाज़ा ही नहीं था इस तरह का भी कुछ हो सकता है। ये मतलब बहुत रेयर केसेस के अंदर आ जाते हैं। जैसे आपकी एक डिवीज़न है, जैसे आपने लाहौर के अंदर आपका बिज़नेस है, आपका मतलब पूरे पाकिस्तान के अंदर, लेकिन जो लाहौर वाली आपकी ब्रांच है ना, कुछ ऐसे कारण बने मतलब कुछ ऐसी रीज़न्स बनी हैं कि आपको जैसे डिमांड बहुत कम है लाहौर के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी चीज़ की, तो आपको अपनी वो वाली ब्रांच ना चाहते हुए भी बंद करनी पड़ गई है। तो ये होती है एक्सेप्शनल। और जैसे या फिर अर्थक्वेक वगैरह आ जाता है तो उस टाइम आपकी जो भी तबाही वगैरह हो जाती है बिज़नेस के अंदर, तो वो भी एक्सेप्शनल होते हैं क्योंकि हमें अंदाज़ा नहीं होता, ये काफ़ी रेयर केसेस के अंदर होते हैं। क्लियर है? आगे चलें? आगे चलें? गाइस फाइनेंसिंग अगेन। अच्छा, फाइनेंसिंग वो होती हैं कि जो जैसे बैंक लोन हम फाइनेंस करते हैं, जैसे बैंक लोन वगैरह हो गए जब शेयर्स वगैरह इशू करते हैं। जैसे हमें पैसों की ज़रूरत है तो हम बैंक से लोन ले लेते हैं, ठीक है? यार एक्चुअल में मेरा इंटरनेट काफ़ी स्लो है तो इस वजह से आवाज़ स्लो आ रही है। जैसे बैंक लोन होता है कि बैंक लोन हम जैसे ले लेते हैं, हमें पैसों की ज़रूरत होती है, वो फाइनेंसिंग के अंदर आएगा। या फिर हमें पैसों की ज़रूरत है तो हम अपनी कंपनीज़ के शेयर्स इशू कर देते हैं, मतलब स्टॉक मार्केट के ऊपर हम अपने शेयर्स वगैरह जो स्टॉक्स वगैरह इशू कर देते होते हैं, तो वो फाइनेंसिंग के अंदर आता है। अब ये तो हो गए कैश इनफ्लोज़, लेकिन कैश आउटफ्लोज़ फाइनेंसिंग के इस तरह होते हैं कि हम डिपॉज़िट कर देते हैं किसी जगह पर, जैसे बैंक के अंदर ही डिपॉज़िट कर देते हैं फिक्स इंटरेस्ट रेट के ऊपर, या फिर हम किसी इन्वेस्टमेंट के अंदर लगा देते हैं। तो वो फाइनेंसिंग के अंदर आएगा। और जैसे या फिर जब हम शेयर्स वगैरह इशू करते हैं ना, तो जो इंसान शेयर्स वगैरह बाय करता है ना, तो हम उसे डिविडेंड भी देना होता है एक तरह से ना। इसके बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है हमारे सिलेबस के अंदर, बस इतना पता हो कि हमने ये देना होता है। डिविडेंड वगैरह हमने मतलब साल के बाद या कुछ टाइम के बाद अगर हमें प्रॉफ़िट हो रहा है, तो हम डिविडेंड वगैरह भी अपने जिसने शेयर लिए होते हैं ना, तो उसे एज़ अ प्रॉफ़िट के तौर पर दे देते होते हैं उसे। तो ये होता है फाइनेंसिंग। आगे चलें? अब आ गई समझ?
और कैश अकाउंटिंग और अक्रूवल अकाउंटिंग इस तरह होती है कि कैश अकाउंटिंग के अपनी पहले अक्रूवल कर लेते हैं। अक्रूवल के अंदर जिस पीरियड का एक्सपेंस होता है उसी जिस पीरियड की इनकम होती है हमने उसी के अंदर लिखना होता है, चाहे हमें इनवॉइस वगैरह या पैसे वगैरह बाद में आए हैं या पहले आए हैं, लेकिन जिस पीरियड के अंदर वो बिलोंग करते हैं हमने उसी के अंदर लिख लेना होता है। लेकिन कैश अकाउंटिंग इससे डिफरेंट है। कैश अकाउंटिंग कहती है कि चाहे जिस पीरियड में मर्जी हो, लेकिन आपने उस टाइम लिखना है कैश आउटफ्लो या इनफ्लो को, जब आप एक्चुअल में कैश पे करते हो। लाइक अगर तो आपका इनवॉइस आ गई है 2001 के अंदर, कि इनवॉइस आपको मिल गई है, तो आप अक्रूवल अकाउंटिंग के अंदर तो उसे लिख लोगे, लेकिन आपने इनवॉइस को पे करना है 2002 के दूसरे महीने में। तो फिर कैश अकाउंटिंग कहेगा कि आपने 2001 के अंदर इस एक्सपेंस को नहीं लिखना, आपने 2002 के अंदर लिखना है। चाहे ये 2001 से भी बिलोंग कर रहा है, लेकिन हम कैश तो 2002 के अंदर पे कर रहे हैं ना, तो इसलिए कैश अकाउंटिंग के अंदर इस तरह होता है। और एक और चीज़ भी होती है कि जैसे नॉन करंट एसेट बाय करते हैं हम लोग, अक्रूवल अकाउंटिंग के अंदर तो हम उसे एज़ अ एक्सपेंस नहीं लिखते, हम उसे मतलब कि एसेट एक्सपेंडिचर लिख लेते हैं और उसे भी एक एसेट की जगह पे दूसरा एसेट आ जाता है, तो हम उसे एज़ अ एक्सपेंस नहीं लिखते। लेकिन कैश अकाउंटिंग के अंदर हम उसे भी कैश आउटफ्लो के तौर पर लिखते हैं। जैसे अगर 3 लाख की हमने कोई मशीनरी बाय की है $3 लाख की, तो अक्रूवल्स अकाउंटिंग के अंदर तो उसकी वैल्यू ज़ीरो होगी, क्योंकि मतलब कि अक्रूवल अकाउंटिंग कह रहा है कि आपने एक एसेट की जगह पे दूसरा एसेट ले लिया है, तो ये कोई एक्सपेंस नहीं था आपका। लेकिन कैश अकाउंटिंग के अंदर ये आपको कैश आउटफ्लो होगा, क्योंकि आपने 3 लाख कैश के अंदर आपने दिया है। तो इसलिए कैश अकाउंटिंग के अंदर हम नॉन करंट एसेट के जो भी हमने पे किया है, तो हम उसे भी एज अ एक्सपेंस लिख लेंगे, एक्सपेंस नहीं, एज अ कैश आउटफ्लो। क्लियर? आगे चलें? आगे चलें गाइस। तो इसके बाद जो होता है लिक्विडिटी और कैश फ्लो मैनेजमेंट। लिक्विडिटी होती है कि कितनी जल्दी आपका एसेट ना कैश के अंदर तब्दील हो सकता है, कि अगर तो कैश के अंदर कितने टाइम के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। जैसे कैश हो तो कैश तो हाईली लिक्विड हो गया, मतलब फुली लिक्विड है, जो कैश आपके पास पड़ा है, जब बैंक के अंदर जो पैसे पड़े हैं, कि आप उसी टाइम निकलवा सकते हो, उसी टाइम एज अ कैश आप उसे यूज़ कर सकते हो। और जो थोड़ा सा कम लिक्विड होता है, कि ट्रेड रिसीवेबल हो गया जैसे, तो मतलब अभी आपके पास कैश है तो नहीं, लेकिन आपको काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि मिल जाएगा। तो वो थोड़ा हाईली लिक्विड होता है, कंप्लीट लिक्विड तो नहीं, मतलब हाईली लिक्विड ही कह सकते हो आप उसे। क्या ट्रेड रिसीवेबल को, या फिर शॉर्ट टर्म की जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, जैसे आपने बॉन्ड्स वगैरह बाय कर लिए होते हैं, या फिर जो आपने मनी मार्केट के अंदर डिपॉज़िट करके शॉर्ट टर्म डिपॉज़िट जो किया होता है, कि जो 1-2 महीने के अंदर आपको वापस मिल जाएगा, तो वो होता है कि हाईली लिक्विड। और लो लिक्विड वो होता है जो आपने लॉन्ग टर्म के अंदर, मतलब कि आपको काफ़ी टाइम के बाद वो कैश के अंदर कन्वर्ट होगा। जैसे आपने लॉन्ग टर्म एक बैंक का अकाउंट था, आपने लॉन्ग टर्म में डिपॉज़िट कर दिया, जैसे 10 साल के लिए डिपॉज़िट कर दिया। अब 10 साल से पहले आप उससे एज़ अ कैश मतलब कैश निकलवा नहीं सकते आप। आपने डिपॉज़िट कर दिया, 10 साल के बाद ही अब आपको वो मिलेगा। तो वो लो लिक्विड है, क्योंकि वो आप कैश उस जब आपको ज़रूरत पड़ेगी आप उसे एज़ अ कैश यूज़ नहीं कर सकते। और कैश फ्लो को मैनेज करना, लाइक के कई मर्तबा इस तरह होता है ना कि एक पीरियड के अंदर हमें कुछ ज़्यादा कैश रिसीव हो जाता है और किसी के अंदर कम होता है, तो उसे हम रेफर करते हैं कैश सरप्लस या कैश डेफिसिट के साथ। सरप्लस मतलब कि जब कैश आपको ज़्यादा मिल जाता है और आपने पे कम किया होता है पीरियड के अंदर, और डेफिसिट मतलब कि जब आपने पे ज़्यादा कर दिया होता है लेकिन आपको मिला कम होता है, तो डेफिसिट हो जाता है। और हमने ये देखना होता है कैश फ्लो के अंदर के मैनेज करते वक़्त, कि ना अगर हमारे पास एक्स्ट्रा कैश है ना, तो हम उसे किसी न किसी जगह पे इन्वेस्ट कर दें। मतलब कि किसी कुछ टाइम के लिए हम उसे आगे इन्वेस्ट कर दें, ताकि उसके ऊपर हमें रिटर्न मिल सके। और अगर तो हमारे पास कैश डेफिसिट बन रहा है उस पीरियड के अंदर, तो हम पहले से ही तैयारी करके रखें कि इस पीरियड के अंदर हमें कैश की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम उसके लिए पहले कोई अरेंजमेंट वगैरह करके रखें। लाइक के बैंक के साथ हम ओवरड्राफ्ट वगैरह बैंक वाला यूज़ करने का सोच लें, या फिर कुछ पहले से रिज़र्व करके रख लें कैश, के आगे आने वाले पीरियड के लिए मतलब हम रख लेते हैं। तो ये कैश फ्लो को मैनेज करना इस तरह होता है। और मतलब कि जैसे कुछ एक्सट्रीम लेवल का डेफिसिट हो जाए, तो फाइनेंसिंग ऑप्शन लाइक कि आप लोन वगैरह ले सकते हो, या फिर अगर आपके पास ज़्यादा है तो आप बैंक वगैरह के अंदर डिपॉजिट कर सकते हो। ठीक है, आगे चलें।
अच्छा ठीक है, आगे चलते हैं। और ट्रेजरी फंक्शन ये होता है कि जैसे अकाउंटिंग डिपार्टमेंट होता है एक, जैसे एचआर डिपार्टमेंट होता है, इस तरह एक ना ट्रेजरी डिपार्टमेंट भी होता है। इसका काम ये होता है कि ना ये आपको ये बताता रहता है कि आप इस जगह पे इन्वेस्ट करो तो आपको इतना रिटर्न मिलेगा, इस जगह पर करो तो आपको इस जगह पर मतलब करना चाहिए, ये वाला बैंक का लोन आपको लेना चाहिए या नहीं। जहाँ मतलब कि पूरा आपको कैश का इन्वेस्टमेंट वगैरह का ये ट्रेजरी डिपार्टमेंट आपको बताता होता है। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि आपके ना कैश को और मैनेज करके रखना होता है इन लोगों ने, और जो भी आपका कैश सरप्लस डेफिसिट होता है तो या तो उसके लिए फाइनेंसिंग ऑप्शंस निकालने होते हैं कि या तो उसे आगे डिपॉजिट कर देना होता है या फिर बैंक से लोन ले लेना होता है अगर आपके पास कम बने हैं उस पीरियड के लिए। तो ये इनका काम होता है, और इनके ना बैंक वगैरह के साथ जो अरेंजमेंट्स वगैरह करनी होती है वो भी इन्हीं का काम होता है कि बैंक के साथ नेगोशिएशन कर ले के हमें इतना ज़्यादा इंटरेस्ट दो या कम दो या वगैरह वगैरह, जो भी ये इनका काम होता है। और आगे चलें। सो नेक्स्ट जो होता है इकोनॉमिक साइकिल, लाइक के जब आपकी इकोनॉमी जैसे कई मरतबा काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रही होती है इकोनॉमी, और कई मरतबा काफ़ी कम ग्रो कर रही होती है। तो इकोनॉमी एक स्ट्रेट लाइन तो नहीं जा रही होती ना, कभी थोड़ा सा ज़्यादा ग्रो करती है, कभी कम करती है, कभी फिर दोबारा से ज़्यादा करती है। तो हाई लोज इस तरह बना बना कर आके जाती है, या फिर बहुत ज़्यादा गंदी किस्म की इकोनॉमी है तो वो लोअर लोज या लोअर हाइज बना कर जाएगी। तो इस तरह जैसे ये है कि पहले ज़्यादा होती है तो फिर मतलब पहले उसके अंदर रिवर्सल आता है, चाहे इजेक्शन आती है, उस के बाद दोबारा से बूम आता है, और इस जगह को कहते हैं बूम, मतलब इस जगह को ना, और इसे पीक भी कहते होते हैं। और नीचे वाले जो ये वाला जो पार्ट होता है इसे स्लम कहते हैं, या डिप्रेशन डिप्रेशन कहते हैं, और या ये वाला पता नहीं लफ्ज़ क्या होता है, मुझे प्रोनाउंस नहीं करना आ रहा। और ये जो ये वाला पार्ट होता है ना जिसके अंदर इन दोनों के दरमियान का ये जब गिर रहा होता है नीचे को, ये रिसेशन इस चीज़ को कहते हैं। रिसेशन को आप कॉन्ट्रैक्शन भी कहते होते हो, और जब ये दोबारा से रिकवर हो रहा होता है ना तो इसे रिकवरी या एक्सपेंशन कहते हैं। और दोबारा से फिर ये इसी तरह साइकिल रिपीट करता होता है। और जब आपका फुल पीक मोड के ऊपर आपकी जब इकोनॉमी होगी तो उस टाइम आपके इन्फ्लेशन वगैरह, मतलब कि आपका ना बैंक का रेट वगैरह भी आपको इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा देगा। और आपकी इकोनॉमी भैया बंद करो भाई, मेरा मैसेज तो नहीं पढ़ा ना किसी ने। चलो तो जो आपकी इकोनॉमी है तो वो फुली ग्रो कर रही होती है तो उस टाइम आपको इंटरेस्ट रेट वगैरह भी ज़्यादा मिल रहा होता है जब आपका फुल पीक के ऊपर इकोनॉमी होती है। और जीडीपी ग्रोथ, जीडीपी इकोनॉमी को मतलब कि वो उसके लिए ही होती है, परसेंटेज निकालने के लिए कितना की इकोनॉमी ग्रो कर रही है हमारे, वो जीडीपी के कैलकुलेट करता है। जीडीपी इज़ लाइक फॉर ग्रोथ ऑफ, पता नहीं कैसे इसके फुल फॉर्म मुझे भूल गई है, लेकिन कुछ तो होता है। और उस टाइम जब फुल आपकी पीक के ऊपर इकोनॉमी होगी तो उस टाइम आप ना रिस्क वगैरह भी ले सकते हो, मतलब कि कंपनीज वगैरह उस टाइम ज़्यादा रिस्क लेती है क्योंकि उन्हें पता है कि फॉर एग्जांपल हमें कैश की ज़रूरत पड़ भी जाएगी तो हम न्यू मतलब के बैंक वगैरह से लोन ले लेंगे, तो हमारे पास इतना डिमांड वगैरह ज़्यादा होती है ना उस टाइम पर, तो उस टाइम रिस्क लेने के लिए भी तैयार होती है। लेकिन जब आपका बिल्कुल नीचे स्लम के ऊपर जब आपकी इकोनॉमी होती है तो चाहे उसके पास कैश पड़ा भी हो ना, तब भी कंपनी बहुत ज़्यादा मतलब हेजिटेट कर रही होती है किसी भी जगह पे इन्वेस्ट करने से पहले। क्योंकि उसे पता होता है कि अगर तो इकोनॉमी इस तरह गिरती रही तो डिमांड वगैरह भी हमारी कम हो जाएगी, तो काफ़ी ज़्यादा रिस्क होता है। तो उस टाइम कंपनी काफ़ी कम मतलब रिस्क लेने का मूड नहीं होता उस टाइम उसका ना। क्लियर है इतना? आगे चलें कैश हैंडलिंग पर। तो जब हमें कैश रिसीट होता है, जब हम पे करते हैं कैश वगैरह को, तो उसके कुछ प्रोसीजर्स होते हैं लाइक या फिर कुछ हमें सिक्योरिटी पर्पसेस होते हैं तो हमें उसे देखना पड़ता है। लाइक अगर हमें कई मर्तबा हमें चेक्स वगैरह या फिर कैश वगैरह हमें ना पोस्ट के थ्रू मिलते हैं, मतलब मेल के अंदर वो सेंड कर देते हैं, वो करियर वाले हमें आकर मतलब डिलीवर कर जाते हैं, वो कुछ लेटर वगैरह जो भी होता है ना तो हमें डिलीवर कर जाते हैं। तो अभी हमने फुल ध्यान रखना होता है कि वो प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड भी हो और आगे मतलब कि उसी वक़्त ही बैंक हो जाए वो वाली जो भी अमाउंट बनती है।
जल्दी आ यार। आ रही है भैया। और अच्छा इसके अंदर मतलब जब कैश हमें मिलता है तो उसके लिए कुछ प्रोसीजर्स वगैरह होते हैं जो हमने देखने होते हैं। लाइक के जैसे हमें लेटर वगैरह के अंदर कैश रिसीव हुआ होता है तो हमें उसे ओपन करते वक्त ना कम से कम दो बंदे होने चाहिए वहाँ पर। अगर तो एक बंदा ओपन करेगा तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि वो फ्रॉड वगैरह कर लेगा। तो कम से कम दो आदमी हो या दो से ज़्यादा हो ताकि ना काफ़ी कम चांसेस होते हैं कि वो भी साथ ये मतलब दोनों फ्रॉड करेंगे या वगैरह वगैरह। और जिस टाइम आपका कैश आपको रिसीव हो ना उसी टाइम आपके उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह बना लो कि फुली रिकॉर्डिंग कर लो आप उस कैश की, ताकि अगर बाद के लिए आप उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं बनाओगे तो बाद में इशू होगा आपको। क्योंकि फिर अगर कोई दरमियान में से निकाल भी लेगा तो फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको कैश मिला भी था। और जब आप कैश एक बंदा खोल रहा है तो वही बैंक नहीं उसी को उसी ने ही जाकर बैंक के अंदर जमा नहीं करवाना होता, अपनों को ना ड्यूटीज़ को ना आगे डिवाइड कर देना होता है, ताकि एक ही बंदा सारा कुछ करेगा तो फिर भी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो आगे फ्रॉड वगैरह कर लेगा। तो ड्यूटीज़ को भी सेग्रीगेट कर लेना होता है आपने साथ ही आगे। और जिस टाइम कैश रिसीव हो तो उसी टाइम डॉक्यूमेंट्स बनाकर उसी टाइम आपने बैंक के अंदर डिपॉजिट कर देना होता है, क्योंकि जितनी कम देर के लिए आपके प्रीमिसेस के अंदर कैश पड़ा होगा तो उतने कम चांसेस ही होंगे कि आपके कोई निका उधर से उठा लेगा वगैरह वगैरह। और कई मर्तबा हमें इलेक्ट्रॉनिकली मतलब पेमेंट्स वगैरह मिल जाती है, जैसे कोई हमारे बैंक के अंदर ट्रांसफ़र कर देता है या फिर हम अपने बैंक से ही आगे उसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इसके लिए भी कुछ सिक्योरिटी प्रोसीजर इस तरह होते हैं कि ना पहले तो सबसे पहली बात है हमें कोई पैसे सेंड कर रहा है तो हम कोई अननोन है रिसीट को जब कोई देखे ना तो उसी टाइम हमें पहले ये इन्वेस्टिगेट करना होता है कि कोई अननोन रिसीट हमें रिसीव हुई है तो हम वो क्यों हुई है, मतलब किसने सेंड की है। और दूसरी चीज़ होती है कि आपके बैंक अकाउंट की जो भी डिटेल्स वगैरह है या जो भी पैसे आगे सेंड कर सकते हैं उसकी ड्यूटी से मतलब उसका क्या उसकी अथॉरिटी सिर्फ 2-4 लोगों को जिनका मतलब एक्चुअल में जिनको ज़रूरत है उन्हीं को मिलनी चाहिए। ये नहीं है कि आप हर किसी को ड्यूटी मतलब कि अथॉरिटी दे दो कि आप जाकर बैंक से पेमेंट कर दो वगैरह वगैरह, कि आप किसी सामने वाले मतलब के क्लर्क को भी कह दो कि जाकर यार तू भी पेमेंट कर दे। तो दिस इज़ रॉन्ग, ठीक है। और जिस टाइम आपको कैश रिसीव होगा आपने अपने बैंक के अंदर देख लिया कि आपको कैश रिसीव हो गया तो उसी टाइम आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह बना देने और इस टाइम आपने अपने अकाउंटिंग के अंदर एंट्री कर देनी होती है। और जब आपको काफ़ी ज़्यादा अमाउंट के अंदर कैश वगैरह रिसीव होता है तो आपने रिकन्सिलिएशन भी अपने बैंक के साथ काफ़ी जल्दी करनी होती है। लाइक कि अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा कैश रिसीव हो रहा है तो आपने डेली करने की कोशिश करनी होती है या वीकली करनी होती है। जहाँ कुछ छोटे जो बिज़नेस होते हैं वो मंथली भी कर लेते हैं। अब ये नहीं है कि काफ़ी ज़्यादा देर से करना भी बेहतर नहीं होता, क्योंकि फिर काफ़ी मुश्किल होती है। बाद में आप देर से करोगे तो फिर काफ़ी ज़्यादा एरर्स आएँगे उसके अंदर। सो कैश फ्लो और ये वाला तो इधर कंप्लीट हो गया, कैश फ्लो भी और कैश मैनेजमेंट ये दोनों चैप्टर्स इधर कंप्लीट हो गए हैं। गाइस एनीवेयर और यार आगे वालों की मैंने स्लाइड्स वगैरह नहीं बनाई हुई, मैंने बस इतने की बनाई थी दोपहर के टाइम ना, तो उसके बाद मुझे टाइम नहीं मिला था। तो बस सेंड कर देते हैं, ठीक है? ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।